बेटा ग्राफ वगैरह ना इसको आप लोग देख लिया करो। इसमें क्या होता है ना, कंपटीशन वगैरह में, जेई वगैरह में कभी क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर बेस्ड, ये नहीं बोलो ग्राफ बनाने आएगा, बोलो सर ग्राफ बनाने थोड़ी आएगा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू जीकेपी 360। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी के ऊपर। थर्मोडायनेमिक्स अपना कंटिन्यू हो रहा है। केमिस्ट्री आप बोले सर बहुत लंबा चैप्टर चल रहा है, बेटा हर एक चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बता रहे हैं ताकि आप हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एक वीडियो देख सको कि भैया अगर हमें देखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो उस वीडियो में से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बढ़िया सा एक्सप्लेन किया हुआ। अगर आपको इंटरनल एनर्जी देखना है तो आपको उसके लिए अलग से वीडियो बन जाएगा। सब चीज को अलग अलग कैरेक्टर को अलग अलग वीडियो में डाला हुआ है। यहाँ पे हमारे कहानी का एक और पात्र है और उसका नाम है बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी। अच्छा, सबसे पहले स्टैंडर्ड एंथैल्पी पे जो जाएंगे ही नहीं हम लोग, पहले हम लोग जाएंगे हीट ऑफ रिएक्शन पे। किस पे आएंगे? हीट ऑफ रिएक्शन पे। डेल्टा एच के बारे में हम लोगों ने पहले से पढ़ा बेटा। क्या पढ़ा था डेल्टा एच के बारे में? ऐसा कुछ फॉर्मूले देखे थे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी या पी डेल्टा वी या वी डेल्टा पी। ये तीन फॉर्मूले हम लोगों ने देखे थे डेल्टा एच के। डेल्टा एच को अगर रिएक्शन के फॉर्म में, अगर रिएक्शन की हीट के बारे में बताया जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, डेल्टा एच को अगर हम लोग लिखना चाहें तो डेल्टा एच को हम लोग रिएक्शन के फॉर्म के लिए क्या लिख सकते हैं कि हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। जैसे मान लो कि अगर ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा सी, तो इसका हीट माइनस इसका हीट। समझ में आ रहा है? अगर ए से सी कुछ बन रहा होगा, ए रिएक्टेंट है सी प्रोडक्ट है, तो इसका हीट माइनस इसका हीट। अच्छा ठीक है, बढ़िया बात है। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके साइन कन्वेंशन की। मान लो कि अगर डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तब क्या होगा? तब क्या होगा? सोचो 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 सोचो। हम लोगों ने डेल्टा एच में क्या पढ़ा था बेटा कि डेल्टा एच जो है इट इज नथिंग बट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। याद है ना? यही तो पढ़ा था हम लोगों ने, याद है ना? यही तो पढ़ा था फर्स्ट लॉ और इसके बीच में कि डेल्टा एच किसके बराबर बेटा? डेल्टा क्यू के बराबर है। तो जो जो डेल्टा क्यू के साथ होगा वही वही डेल्टा एच के साथ होगा। सही बात है कि नहीं? तो अगर बेटा डेल्टा क्यू, याद करो जब नेगेटिव था तो हम लोग क्या बोलते थे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। तो इधर भी अगर डेल्टा एच नेगेटिव है बेटा तो ये कौन सा टाइप का रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और डेल्टा एच नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या कि HR इज ग्रेटर देन HP। इसका मतलब रिएक्टेंट की हीट जो है वो प्रोडक्ट की हीट से बड़ी होगी। ये बड़ा होगा तभी तो बेटा नेगेटिव आंसर आएगा, नहीं तो कैसे नेगेटिव आंसर आएगा? क्या बोलते हो, हाँ या ना? ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि HR इज ग्रेटर देन HP। ठीक है, अब अगर हम लोग बोलते हैं डेल्टा H इज पॉजिटिव, अगर डेल्टा H पॉजिटिव है बेटा तो कौन सा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये हीट को ले रहा है बेटा, एब्जॉर्ब कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव हो रहा है। हाँ, 5 जूल एनर्जी थी, हमने बोला नहीं नहीं सराउंडिंग हमें तुमसे 1 जूल की एनर्जी और चाहिए, हमने उससे ले लिया। कितनी हो गई बेटा? 6 हो गई, पॉजिटिव हो गई ना। तो क्या हो गया? हमने हीट ली सराउंडिंग से, तो क्या हो गया? कौन सा रिएक्शन हो गया बेटा? ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे HP ग्रेटर होगा HR से। जब HP बड़ा होगा HR से तभी तो बेटा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो ये चीज हो गई। अच्छा बढ़िया। अगर हम एनर्जी का एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें, बढ़िया सा एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ बना, बेटा ग्राफ वगैरह ना इसको आप लोग देख लिया करो। इसमें क्या होता है ना, कंपटीशन वगैरह में, जेई वगैरह में कभी क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर बेस्ड, ये नहीं बोलो ग्राफ बनाने आएगा, बोलो सर ग्राफ बनाने थोड़ी आएगा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या तो कभी कोई MCQ टाइप एग्जाम दे रहे हैं MST CT वगैरह के लिए, तो इंपॉर्टेंट है। तब बेसिकली पूछ ले ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राफ से क्या कंक्लूजन होता है, या कौन सा टाइप का रिएक्शन है, क्या है, ये सारी चीजें आ जाती है। अच्छा बढ़िया। अब यहाँ पे देखना, ये होगा एनर्जी के लिए, ये होगा फेज ऑफ R के लिए। ठीक है, फेज ऑफ R वगैरह हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से बढ़िया तरीके से देखेंगे, केमिकल काइनेटिक्स से बढ़िया तरीके से देखेंगे। अब बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक का ग्राफ बना रहा है, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। HR बड़ा है बेटा HP से, तो HR की एनर्जी ज्यादा है HP से।
तो अगर मान लो कि ये R कहीं बेटा इधर है और P बेटा कहीं ये इधर है, तो क्या हम लोग इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना सकते हैं? क्या हम लोग बेटा इसका ग्राफ कुछ इससे हीट थोड़ी सी बड़ी, फिर धीरे धीरे कब 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 पूरा नीचे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, अब एंडोथर्मिक में क्या करेंगे बेटा? एंडोथर्मिक में क्या करेंगे? इधर बनाते हैं एक एंडोथर्मिक का ग्राफ, बढ़िया सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। यही सिर्फ ग्राफ अगर आप लोग टेक्स्ट बुक में देख लेते तो बोलते हैं कुछ तो भयंकर सी चीज दी हुई है, कुछ भी नहीं होता बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है। इसलिए हर एक चीज बता रहा हूँ कि होता क्या है, हर एक चीज बता रहा हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। बिकॉज इसका ग्राफ दिया रहेगा तो आप बोलेंगे R बड़ा है P छोटा है, ये कैसे मालूम पड़ा? वो ऐसे मालूम पड़ा, ठीक है। अच्छा बढ़िया, ओहो इतनी गंदी लाइन, थोड़ा अच्छा कर लेते हैं इसको, खूबसूरत सा बना लेते हैं, एकदम सुंदर कन्या की तरह। तो ये हो गया ऐसे, इधर भी हो गई एनर्जी, इधर भी हो गया फेज ऑफ R। इसको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे, फेज वगैरह क्या होता है, बढ़िया एकदम बढ़िया मजेदार चैप्टर है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स भी इससे भी सुंदर चैप्टर है वो। अच्छा, अब मजा आएगा। अब क्या बोला बेटा इधर? HP इज ग्रेटर देन HR। HP जो है वो HR से बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, नहीं तो बोलोगे सर बहुत ज्यादा बड़ा है तो ग्राफ के बाहर ही ले ले ऐसा कुछ नहीं कर देना भाई। R इधर है, P इधर है, समझ में आ रहा है? अब ये क्या हो जाएगा बेटा? ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, सिंपल, कुछ है थोड़ी इसमें। HP बड़ा है HR से। अच्छा, अब पूछो सर P इधर ले ले अगर और R नीचे ले बेटा, पहले रिएक्टेंट होता है फिर प्रोडक्ट बनता है ना, तो R पहले ही लेना, ऐसा नहीं कर देना कि सर जहाँ पे R है वहाँ पे P रख देते, जहाँ पे P वहाँ पे R रख देते, बात तो एक ही है। ऐसा नहीं है बेटा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, याद रखना। ऐसे नहीं करना सर इधर P करके इधर R करते, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सारी चीजें फटाफट नोट डाउन कर लो, बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपको, बिकॉज स्टैंडर्ड एंथैल्पी पढ़ना है तो ये मालूम होना चाहिए आपको, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद तो भी हेस लॉ वगैरह आएंगे, बढ़िया चीजें आएंगी, ठीक है। और न्यूमेरिकल के लिए तुम लोग ग्रुप ज्वाइन कर लो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप 8425936062 पे, वहां पे आपको सारे न्यूमेरिकल वगैरह मिल जाएंगे PDF के फॉर्म में। चलो इसको रब करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं कि डेल्टा H जो है ना बेटा, वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आप देखोगे ना तो आपको बड़ा ही मजा आ जाएगा, आप बोलेंगे अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ठीक है। डेल्टा H जो है ना बेटा, वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है वो भी आप देख लो, ठीक है। ओहो सब चीज गिरे जा रही है। डेल्टा H डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। कौन कौन सा फैक्टर है याद रखना। पहली बात तो डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? ये फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अच्छा है, बढ़िया है। अच्छा, फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे, सही बात है। आप बोलेंगे सर कैसे? अच्छा बेटा O2 प्लस हाफ O2, ओ हाफ लिखना हाफ O2 गिव्स बेटा क्या देता है वो आपको? H2O देता है, लेकिन ये H2O गैसियस फॉर्म में भी आ सकता है, पानी तो गैसियस फॉर्म में भी अवेलेबल है बेटा हमारे पास। अच्छा, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, पानी तो लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है और सॉलिड फॉर्म में भी अवेलेबल है। बोले सर सॉलिड फॉर्म में तो अवेलेबल है, हाँ बिल्कुल अवेलेबल है बेटा। इसका डेल्टा H कुछ और होगा, इसका डेल्टा H कुछ और होगा, समझ में आ रहा है? ये गैसियस फॉर्म में है, क्या है? फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये गैसियस फॉर्म में है, इसका डेल्टा H कुछ और होगा। ये लिक्विड फॉर्म में है, इसका डेल्टा H कुछ और होगा। तो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है, याद रखना। डेल्टा H दोनों के लिए सेम होगा नहीं। बोले H2O ही तो बन रहा है सर, सेम ले लेते, नहीं बेटा, फिजिकल स्टेट देख लेना, गैसियस फॉर्म में कि लिक्विड फॉर्म में कि सॉलिड फॉर्म में, ध्यान रखना उस चीज को लेकर के, ठीक है। चलिए इस चीज को करते हैं रब, आते हैं दूसरे पॉइंट पे। या तो फिलहाल लिखे रहने देते हैं, जब रब करने का मन करेगा कर देंगे, ठीक है। दूसरा जो रहेगा एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स
एंड प्रोडक्ट्स। अच्छा, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा। मतलब ये तो ऐसा चीज है ना कि क्लास 9 से हम लोग पढ़ते आते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलेरीन, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलेरीन। कुछ नहीं आता तो कोई बच्चा इतना तो पढ़ के जाता ही है कार्बन कंपाउंड से। बोले कुछ नहीं आ रहा तो इतना तो पढ़ ही लेते हैं। तो देखो बेटा, ग्रेफाइट के लिए अलग डेल्टा एच होगा, याद रखना, ग्रेफाइट के लिए अलग डेल्टा एच होगा और डायमंड के लिए अलग डेल्टा एच होगा। दोनों ही डेल्टा सी ऑफ कार्बन है, डेल्टा एच ऑफ सी, ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच ऑफ सी ग्रेफाइट के लिए अलग रहेगा, डेल्टा एच ऑफ सी, डेल्टा एच ऑफ सी तो कार्बन के लिए लिया, लेकिन ग्रेफाइट के लिए अलग होगा, डायमंड के लिए अलग होगा, याद रखना। तो एलोट्रोपिक फॉर्म है अगर, तो दोनों के लिए डेल्टा एच भी अलग अलग होगा, याद रखना इस बात को। समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म के ऊपर भी डिपेंड करता है, और अगर ग्रेफाइट है तो उसके लिए अलग डेल्टा एच कुछ होगा, अगर डायमंड है तो उसके लिए डेल्टा एच कुछ अलग रहने वाला है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो मिटा दीजिए। तो फिर आपको हम लोग जो है 2 और लिखाना, 4 पॉइंट ऐसे हैं, इसको लिख लीजिए, बहुत काम आने वाला है बेटा, नोट्स बना लीजिए सब चीज़ों का। अब जा रहे हैं इसको मिटाने, ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं फटाफट, धड़ाधड़ मिटाते हैं इसको। बड़ा ही आसान सी चीज़ बता रहे हैं आपको। चलो, solution in which reaction takes place, मतलब बेसिकली यहाँ पे सॉल्वेंट की बात हो रही है, ठीक है, कि किस सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है बेटा, उसके ऊपर भी आपका डेल्टा एच जो है वो चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन किसी एक उसमें कर रहे हैं, उसका सॉल्वेंट अगर चेंज करते हैं तो डेल्टा एच सेम ही रहेगा, क्योंकि रिएक्शन सेम है। रिएक्शन अगर सेम भी है, सॉल्वेंट चेंज कर दिया तो भी डेल्टा एच चेंज हो जाता है बेटा, याद रखना। रिएक्शन अगर सेम भी है और सॉल्वेंट अगर तुमने चेंज कर दिया तब भी डेल्टा एच चेंज हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे है टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम लोग मेन बात इसी के ऊपर अब करने वाले हैं, हम लोग मेन बात जो है इसके ऊपर ही करने वाले हैं, टेम्परेचर और प्रेशर को लेकर के, जहां पे हम लोग चर्चा करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी की। अब आया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी खेल में, अब बात करेंगे इसके बारे में। थोड़ी मोड़ी चर्चा है, ज्यादा बड़ी चर्चा नहीं है, सिंपल सी बात है, ज्यादा मुश्किल है भी, ज्यादा मुश्किल पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको नोट डाउन कर लो। अब जरा इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, अब इसके बारे में जरा चर्चा करेंगे। याद रखना कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी को हम लोग प्यार से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं वो भी बताएंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी को हम लोग प्यार से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं, जिसको हम लोग देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा ही है, गोला से ऊपर डिग्री ऐसी साइन में, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, इसको तो पहले रब कर देते हैं। चलो चलो चलो, इसको करते हैं रब। अच्छा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी कब अकर होती है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी तो हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं? जब कोई भी चीज अकर होती है उनके फ्री स्टेट में, जब कोई भी चीज अकर होती है उनके फ्री स्टेट में एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब एट 1 एटमॉस्फेयर और 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग प्यार से 298 केल्विन भी बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी बेटा कब होती है? कि जब कोई चीज अकर होती है फ्री स्टेट में, अपने नेचुरल स्टेट, मतलब कोई कंपाउंड वगैरह नहीं बना रही हो, ऐसे कि O2, सिर्फ O2, सिर्फ H2, ऐसा नहीं H2O बेटा आपका जो है फ्री स्टेट में अकर नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है। H2O जब कंपाउंड बन गया तो फ्री स्टेट में नहीं है। फ्री स्टेट में हम लोग किसकी बात करते हैं बेटा? मान लो कि, और ये फ्री स्टेट के लिए हमेशा डेल्टा एच 0 होता है, याद रखना, फ्री स्टेट के लिए डेल्टा एच हमेशा 0 होता है। मतलब कैसे? अगर मैं बोल दूं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर O2 0, खत्म, खल्लास। फॉर हाइड्रोजन 0, खत्म, खल्लास, फिनिश। फॉर क्लोरीन 0, सबके लिए 0 होगा फ्री स्टेट में। लेकिन ठीक है, ये चीज अभी भी मिटाई नहीं है हमने, ये अभी भी रखा हुआ है, ठीक है। याद रखना, अगर हमने बोला डेल्टा एच फॉर कार्बन इज 0, समझ लेना कि बात हो रही है ग्रेफाइट की, डायमंड की नहीं।
डायमंड का जीरो नहीं होता, बिकॉज कार्बन की बात कर देंगे तो अभी हमने क्या पढ़ा, एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज होता है डेल्टा एच, सेम नहीं होता, जस्ट अभी पढ़ा है हम लोगों ने। तो बेटा जब डेल्टा एच ऑफ सी कहीं दिख जाए ना और वो इज इक्वल टू 0 दिख जाए ना, समझ लेना कि बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात हो रही है, और वो ग्रेफाइट के लिए बात हो रही है, डायमंड के लिए बात नहीं हो रही। डायमंड कभी भी 0 नहीं होता है, याद रखना। उसी तरीके से कुछ चीजें ऐसे भी होती है, फॉस्फोरस है, व्हाइट फॉस्फोरस भी है, रेड फॉस्फोरस भी है, तो उन दोनों के लिए डेल्टा एच की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। तो अगर ये फ्री स्टेट में अगर कर रहा है ना इस तरीके से, तो 0 होता है। क्या होता है बेटा, वो 0 होता है। अच्छा भी देख लो, अब हम लोग इसका जरा से एक डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बेटा, एक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, वो अमाउंट ऑफ हीट जो हम लोग रिलीज कर रहे हैं या एब्जॉर्ब कर रहे हैं व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, 1 मोल ऑफ कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो लिख रहा हूं 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड by its constituent elements, by its constituent elements in their free natural state, in their free natural state, in their free natural state। बढ़िया, इसको हम लोग प्यार से बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब कहने का मतलब क्या बेटा, कहने का मतलब क्या, ध्यान देना, दोबारा पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब, मतलब डेल्टा एच की बात हो रही है, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक की बात हो रही है, इसके अलावा तो कोई चीज बात ही नहीं हो रही है। व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड हमेशा 1 मोल में होना चाहिए, उसके आगे 2, 3, 4, 5 ये सब नहीं चलेगा, 1 मोल में कंपाउंड होना चाहिए। और कैसे बना हुआ होना चाहिए बेटा, उसके एलिमेंट्स जो कि फ्री नेचुरल स्टेट में हो, जो कि फ्री नेचुरल स्टेट में। अच्छा, अब बोलेंगे सर अभी भी थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। आपने बोला सर बैलेंस कहाँ है, क्यों ना इधर 2 डाल दिया जाए, क्यों ना इधर 2 डाल दिया जाए। लेकिन क्या कह रहा है ये, 1 मोल ऑफ कंपाउंड ही बनना चाहिए, 1 मोल ऑफ कंपाउंड, तो आप इधर 2 नहीं डाल सकते। आप क्या लगाओगे, आप इधर हाफ O2 लगाओगे, O2 आधा हो जाएगा तो O बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो H2 प्लस हाफ O2, और ये अपने फ्री नेचुरल स्टेट में भी है। मैंने बोला था ना किसी से कंबाइन नहीं होना चाहिए, अकेले होना चाहिए एकदम। अकेला है तो फ्री नेचुरल स्टेट में, जैसे कि यहां पे बात की, अकेला है तो फ्री नेचुरल स्टेट में है। तो जब 2 रिएक्टेंट अपने फ्री नेचुरल स्टेट में होते हैं और 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, उसको वो कहलाता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वो क्या कहलाएगा बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब हम लोग ने एक और चीज की चर्चा की, और वो चर्चा क्या थी कि डेल्टा एच जो है ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो है, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कहलाता है, फॉर्मेशन कहलाता है। आपने बोला अच्छा कैसे सर, हमने बोला बेटा डेल्टा एच की जहां तक बात करते हैं, डेल्टा एच की बात करते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात करते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी के लिए डालते हैं क्योंकि ये एट एसटीपी की बात हो रही है, तब 1 एटमॉस्फेयर 25 डिग्री सेल्सियस, एट 1 एटमॉस्फेयर 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप बोलेंगे कि सर क्यों ना हम इसको ऐसे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दें। हमने बोला बात तो सही है, बात तो सही है आपकी, और ये ऐसे करना भी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये अपने फ्री नेचुरल स्टेट में है बेटा, तो फ्री नेचुरल स्टेट के लिए डेल्टा एच क्या होता है, सब जीरो, सब जीरो। इसका मतलब रिएक्टेंट क्या हो गया, सब जीरो। बचा क्या बेटा, जो भी आएगा डेल्टा एच वो प्रोडक्ट का आएगा, और प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, फॉर्म होता है, बनता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी पे इट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि ये तो जीरो हो गया ना बेटा, क्या बचा, ये इसके इक्वल है, ये तो हमेशा जीरो ही होने वाला है, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ एंथैल्पी जो है वो बल्कि कुछ नहीं, इट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
ठीक है, रिएक्टेंट से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा फ्री नेचुरल स्टेट में होने चाहिए। इधर लिखा हुआ है इन द फ्री नेचुरल स्टेट, और फ्री नेचुरल स्टेट में होता क्या है ये भी हम लोगों ने जस्ट देखा, सब जीरो होता है। ये नेचुरल स्टेट है नहीं, बिकॉज कंबाइन हो गया, मैंने बोला कंबाइन नहीं होना चाहिए, कंबाइन अगर हो गया तो फ्री नेचुरल स्टेट में है नहीं। और कंबाइन करके इन फ्री नेचुरल स्टेट से अगर कंबाइन करके कोई कंपाउंड बन रहा है तो उसका हमेशा 1 मोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा 1 मोल होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 वगैरह कुछ नहीं लगाया, हाफ O2 लगा दिया, तो H2 + हाफ O2 गिव्स H2O। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया आपको? तो इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं। इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल की जहां तक की बात है बेटा, तो व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे टेक्स्ट कर लीजिए, ये नंबर है हमारा 8425936062। इस नंबर पे आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वगैरह मिल जाएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जहां तक हो सके 12वीं की शुरुआत कर दी हमने, सिलेबस स्टार्ट कर दिया है, फिजिक्स भी स्टार्ट कर दिया है, मैथ्स भी स्टार्ट हो गया है, केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो गया, सब चीज आपको इधर मिल रहा है बेटा, PCM सब आपको इधर मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग का भला हो। तो बस यार मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।